बच्चों को यहां पर लिगेंड के बारे में सारी बातें क्लियर हो गई क्या? सब बच्चों को यहां पर लिगेंड वाली सारी बातें क्लियर हो गई? हाँ बुशरा जी जरा देखो ध्यान से, वेरी गुड। देखो जो बेटा एनो है जब भी देखो ध्यान से, जब भी एनो एफी के साथ आएगा ना, एफी के साथ जब भी बेटा एनो एफी के साथ आता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, और अपने पास यही कंपाउंड है, ठीक है। एनो के जब भी आपको कंपाउंड दिखेंगे एफी के साथ, आपको एनो को पॉजिटिव लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके ज्यादा कंपाउंड अपने सिलेबस में है नहीं, क्योंकि एनो पॉजिटिव भी होता है, एनो नेगेटिव भी होता है और एनो न्यूट्रल भी होता है, तो इनके ज्यादा कंपाउंड अपने सिलेबस में नहीं है। सिंपल यहाँ पर एक ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओ एनो को कैसे लिखेंगे? नाइट्राइटो ओ लिखेंगे बेटा, ठीक है, नाइट्राइटो ओ लिखेंगे, ठीक है। ए स्टार बेस की केमिस्ट्री की बेटा मैंने बोल दिया, दिव्या केसरी जी मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आ गया था, ठीक है, मैंने बोल दिया उसके बारे में। हाँ जी, कॉलेज में रैगिंग क्यों होती है भाई, वो तो वहां जाने के बाद पता चलेगा बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ जी आगे बढ़ जाए। अब गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी होती है बेटा, यूट्यूब पे सर्च कर लें, यहाँ पे क्लास में नहीं बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। हाँ जी अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टेस्ट का सिलेबस अभी बहुत टाइम है डॉक्टर ड्रीम, ठीक। अब आगे चलो देखो ध्यान से। हाँ जी ठीक है, ये तो मैंने PTNS3 होल्ड बाई Cl2, ठीक है बेटा। मेथिलेमिन, अब्दुल्ला जी उसको मेथिलेमिन बोलते हैं, CH3NH2 उसको मेथिलेमिन बोलते हैं, ठीक है, कर लेना, मेथिलेमिन बोलते हैं, ठीक है। सबको जितना मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था वो समझ में आ गया बेटा? EDTA वाला बता दो बेटा, EDTA के जो कंपाउंड है अपने सिलेबस में वो कौन से हैं? यहाँ पर अष्टफलकीय संकुल, हमारे सिलेबस में बेटा पंचदंतुक लिगेंड के बारे में कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, बस उसकी होती है वो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। आप ध्यान रखिए कि भाई EDTA 3 क्या होता है, कोई नई चीज आपको नहीं लगना चाहिए कि वो होता है, लेकिन जनरली जो हम कंपाउंड देखते हैं बेटा, तो वहां पर अगर केंद्रीय परमाणु +3 ऑक्सीकरण अवस्था में या +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, ठीक है, तो वो अष्टफलकीय संकुल बनाता है, या फिर अगर +2 में भी होता है तो भी अष्टफलकीय संकुल बनते हैं आसानी से, मॉडरेटली। हाँ जी, तो आप सब बढ़िया से यहाँ पर सारी बातें बढ़िया से क्लियर करें, अरे कोई बात नहीं बेटा जी, ठीक है, ओके। हाँ जी ठीक, ओके सिद्धराज जी बेटा इसको ट्राई करना, ठीक है, इसको ट्राई करना कंपाउंड को। हाँ क्लेशिंग लिगेंड, अरे संदीप उनके बारे में बता देंगे, टेंशन मत ले। हाँ इतनी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। क्लेटिंग लिगेंड बता दूंगा बेटा, सिंपल है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस नाम लिखना है। हाँ जी तो अब आगे का हेडिंग डाल ले और बढ़िया सारी बातें क्लियर कर ले। ओके अब थोड़ा सा बेटा पढ़ने पर आ जाते हैं और थोड़े से मैं आपके कमेंट ना मिनिमाइज कर देता हूं, हटा नहीं रहा हूं, छोटे कर दिए। हाँ ताकि उसमें बस मेरे काम की चीज दिखे, बाकी चीजों पर ध्यान दें। अब पिछले लेक्चर्स के दौरान बेटा हमने IUPAC नामकरण करना सीखा था, उपसह संयोजक यौगिकों का, जो कि मैंने आपको बढ़िया से बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवाए और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एज होमवर्क भी दिए, ठीक है। तो आप सबको आई होप वो सारी बातें ढंग से समझ में आई होगी, बस वही कॉन्सेप्ट लगेंगे और कुछ नहीं लगने वाला है। लिगेंड का नाम क्या होता है वो तो आपको याद करना पड़ेगा, केंद्रीय परमाणु पर आवेश कैसे निकालते हैं उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी ऑक्सीकरण कैसे याद करते हैं वो टॉपिक पढ़ाया है, प्रैक्टिस करो। लिगेंड को याद रखने की प्रैक्टिस करो, उसकी संरचना बार बार बना के याद करो, उसकी प्रैक्टिस करो, लिख करके उनकी बढ़िया संरचना याद करो अच्छे से, वो काम तो करना ही पड़ेगा। वो काम पता है तो फिर लिगेंड संकुल का ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है। सेतु लिगेंड के पास आगे व्यू लगाना है बस, और सीक्वेंस में लिखते जाओ, ठीक है, या फिर सेतु लिगेंड को पहले लिख दो फिर सीक्वेंस में लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, किसी भी कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ओके। हाँ जी और नीट 2023 का क्वेश्चन देखोगे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, एक सिंपल सा कंपाउंड दे रखा है जिसमें जटिल धनायन सरल ऋणायन उसका नाम पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो मैं कराऊंगा लास्ट में। इतनी बातें हमने देख ली। हाँ अब हेडिंग डालो बेटा, किलेशन प्रभाव, हेडिंग डालो किलेशन प्रभाव, फिर ये सिद्विक का नियम, फिर वर्नर का सिद्धांत, आगे बढ़ेंगे। पहले किलेशन प्रभाव हेडिंग डालो, किलेशन प्रभाव एवं किलेट लिगेंड, किलेशन प्रभाव एवं किलेट लिगेंड, किलेशन प्रभाव एवं किलेट लिगेंड। अब इस टॉपिक को देखो जरा, किलेशन प्रभाव और किलेट लिगेंड को हम देखेंगे तो क्या होता है, क्या क्या बेटा फालतू के कमेंटबाजी से बंद कर दो, थोड़ा पढ़ने लग जाओ, है ना, वरना आधा टाइम तुम्हें समझाने में लग जाता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे ना किस समय बाद में रिकॉर्डेड देखता हूं, मैंने अच्छा करता है बेटा, लाइव में बहुत सारे ना बहुत सारी कमेंटबाजी करते रहते हैं। हाँ किलेशन प्रभाव या किलेट एवं किलेट लिगेंड क्या होता है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस नाम लिखना है। तो जरा देखो ध्यान से, किलेशन प्रभाव क्या होता है बेटा, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा किलेट लिगेंड क्या है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम बात करें, वे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ वलय बनाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड बनाता है, त्रिदंतुक लिगेंड बनाता है, बहुदंतुक लिगेंड, सब केंद्रीय परमाणु के साथ वलय बनाते हैं बेटा, उन्हीं लिगेंड्स को किलेट लिगेंड कहा जाता है। वे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ वलय का निर्माण करते हैं किलेट लिगेंड कहलाते हैं, और जिन संकुलों में किलेट लिगेंड उपस्थित होता है उन संकुलों की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, है ना। जैसे कि मान लो कोई एक लिगेंड है जो एक बंध बना रहा है और कोई लिगेंड जो दो बंध बना रहा है, अगर हम किसी वस्तु को एक हाथ से पकड़ेंगे तो शायद उतनी मजबूती ना आए, लेकिन अगर मैं उसको दो हाथ से पकड़ूंगा तो अब उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाए। तो सेम वही बात है, जिनमें किलेट लिगेंड उपस्थित होते हैं तो उन संकुलों का स्थायित्व आम संकुलों की तुलना में ज्यादा होता है, यही है किलेशन प्रभाव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले किलेट लिगेंड क्या होते हैं, वह लिगेंड, फटाफट से लिख लो, वह लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के साथ वलय का निर्माण करते हैं, वलय का निर्माण करते हैं किलेट लिगेंड कहलाते हैं, इंग्लिश में किलेट लिगेंड कहलाते हैं। ये भी किलेट ही है, ठीक है, CHELAT, किलेट लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है, किलेट लिगेंड कहलाते हैं। और आपको ऑलरेडी पता है कि किलेट लिगेंड, जैसे कि उदाहरण देख लो, उदाहरण में सब लिगेंड आ जाएंगे, जैसे कि EN आ जाएगा, इसमें डाई EN आ जाएगा, फिर इसमें ट्राई EN आ जाएगा, ठीक है, इसमें GLY वाला लिगेंड आ जाएगा, ठीक है, OX लिगेंड आ जाएगा, फिर DMG आ जाएगा, सब लिगेंड यहां पर आप लिख सकते हो, EDTA लिख सकते हो, ठीक है, आदि ये सब किलेट लिगेंड होते हैं क्योंकि ये केंद्रीय परमाणु के साथ वलय बनाते हैं। गॉट इट? ओके। अब अगला पॉइंट, जिन संकुलों में किलेट लिगेंड उपस्थित होता है, जिन संकुलों में किलेट लिगेंड उपस्थित होता है उनका स्थायित्व सामान्य लिगेंड युक्त संकुलों से अधिक होता है, सामान्य लिगेंड युक्त संकुलों से अधिक होता है, ठीक है बेटा। जितने ज्यादा किलेट लिगेंड बढ़ते जाएंगे स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, ठीक। जैसे कि इसके बाद उदाहरण लिखूंगा, पहले यहां तक नोट कर लो, फिर उदाहरण देखेंगे। किलेशन प्रभाव और किलेट बहुत सिंपल है, इनमें से अगर कोई लिगेंड दिख जाए आपको तो उसको हम किलेट लिगेंड बोलेंगे क्योंकि ये वलय बनाते हैं और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरा सब, ओके गुड। लिखने में थोड़ा सा ना फुर्ती रखनी है, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल सुस्ता रहे, घर पे बातें भी कर रहे हैं, टॉफी भी खा रहे हैं, खाना भी खा रहे हो, लिखते भी जा रहे हैं, फिर बोल रहे हैं स्लाइड पीछे कर दो, फिर नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, किलेट लिगेंड युक्त संकुलों के उदाहरण देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें स्थायित्व, जैसे कि मान लीजिए बेटा मैंने लिखा COEN होल थ्राइस, ठीक है, इसमें +3 आवेश है, सपोज करो कोई संकुल, या फिर ये +3 आवेश हटा देते हैं यहां पर, Cl3,
ये मैंने एक संकुल बनाया, ठीक है। दूसरा संकुल मैंने क्या बना दिया, ये बना दिया, मेरे हिसाब से ले लिया मैंने, ठीक है। और तीसरा संकुल मैंने ले लिया, ये ले लिया। ये मैंने 3 अलग अलग संकुल बना लिए, ठीक है। कोबाल्ट के तीनों संकुल है, तीनों में ऑक्सीजन अवस्था भी समान है, चार्ज वार्ज सब सेम है। तो बेटा जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे +3 आवेश है, यहाँ पर भी +3 आवेश है, यहाँ पर भी +3 आवेश है, ठीक है। तीनों संकुलों में कोबाल्ट पर +3 आवेश ही आएगा। 3 ईएन, एक ईएन 2 बंद बनाता है, 3 कितने बना लेंगे 6, समन्वय संख्या कितनी है 6 है। 2 ईएन है, एक ईएन 2 बंद बनाता है, तो 2 कितने बनाएंगे 4, और क्लोरीन एकल दंतुक लिगेंड होता है तो 2 बंद बना लेंगे, समन्वय संख्या 6 है। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, एक ईएन है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, तो 2 बंद ये बना लेगा, और 4 H2 है, 4 एकल बंद ये बना लेंगे, तो समन्वय संख्या यहाँ भी 6। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों एक जैसी सिमिलरिटी वाले कंपाउंड है। तो मैं बोलूं किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसमें जितने ज्यादा क्लेट लिगेंड है। इसमें 3 क्लेट लिगेंड है, इसमें 2 है, उसमें 1 है, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बेटा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन सेकंड, और सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। गॉट इट। तो क्या स्टेबिलिटी का ये क्रम हमको समझ में आया क्या, क्या स्टेबिलिटी का ये क्रम बेटा हमको समझ में आया क्या, एकदम सिंपल है, एकदम सटीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाए जिसमें लिगेंड दे रखे हो और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बोल दिया जाए तो आराम से चेक कर सकते हो। हाँ, कुछ और तरीके और होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ये था क्लेट लिगेंड और क्लेट लिगेंड की वजह से उत्पन्न होने वाला प्रभाव, क्लेशन प्रभाव। डन है मामला। अब आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लो, अब हेडिंग डाल लो। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, सिजविक का नियम और प्रभाजी परमाणु संख्या और वर्नर का सिद्धांत। ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से या तो तुम्हारे से आईयूपीएससी नामकरण पूछ सकता है जो पिछले साल पूछ लिया, ठीक है। तो इस साल चांस है कि वर्नर के सिद्धांत से क्वेश्चन आ जाए, सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। तो आपको अब ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं। वर्नर का सिद्धांत पहले हेडिंग डालो, पहले वर्नर का सिद्धांत देख लेते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वर्नर का सिद्धांत, तो जरा देखो बच्चों, सबसे पहले हमने उपसहसंयोजक यौगिक क्या होता है वो समझा, फिर उसके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझी, फिर लिगेंड क्या होता है उसको समझा, लिगेंडों का वर्गीकरण किया, फिर सब कुछ हमने जान लिया। तो उपसहसंयोजक संकुल का नाम कैसे लिखा जाता है वो हमने जान लिया। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यार ये क्या कंपाउंड है कि जिसमें केंद्रीय परमाणु और लिगेंड आपस में जुड़ रहे हैं, तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है। कि जिस तरीके से याद हमने आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक ये पढ़े थे, फिर उसके अंदर हमने पढ़ा था हमें बंधन कैसा हो रहा है। तो अब वही हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि जो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी हो रही है, तो उनके बंधन को कैसे हम एक्सप्लेन करें। तो उसके लिए कुछ सिद्धांत इस चैप्टर में, जिसमें वर्नर का सिद्धांत है, फिर आपके वीबीटी है और सीएफटी। ये 3 सिद्धांत लिगेंड और केंद्रीय परमाणु के बीच में उपस्थित बंधन को बताएंगे, और एक धातु कार्बोनिल संकुल में किस तरीके से बॉन्डिंग होती है वो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो ये 4 इसमें मेन कंपाउंड से 4 मेन टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, और एक समायोजकता वाला पार्ट। तो अच्छे सारी बातों को देखना भाई। वर्नर का सिद्धांत, सबसे पहले उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में इसने बताया, इसने कुछ कंपाउंड लिए और उनसे रिलेटेड कुछ बातें इसने देखी, और फिर कुछ इसने अपनी बातें बताई, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो वर्नर का सिद्धांत के वर्नर भैया क्या बोलते हैं, वर्नर ये बोलता है कि किसी भी संकुल में, संकुल का मतलब उपसहसंयोजक यौगिक, किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होगा वो 2 तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। किसी भी संकुल में या उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय परमाणु 2 तरह की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक। प्राथमिक संयोजकता क्या होता है, उस केंद्रीय परमाणु पर आवेश कितना है, वो उसकी प्राथमिक संयोजकता होती है। जैसे कि इन तीनों संकुलों में केंद्रीय परमाणु पर आवेश है +3, ये उनकी प्राथमिक संयोजकता है। दूसरा होती है द्वितीयक संयोजकता, केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या, कि केंद्रीय परमाणु कितने उपसहसंयोजक बंध बना रहा है। इसमें भी समन्वय संख्या 6, इसमें भी 6, उसमें भी 6। तो केंद्रीय परमाणु पर आवेश प्राथमिक संयोजकता, और केंद्रीय परमाणु द्वारा लिगेंडों के साथ बनाए गए उपसहसंयोजक बंधों की संख्या अर्थात समन्वय संख्या द्वितीयक संयोजकता को बताएगा। अगली बात, प्राथमिक संयोजकता आवेश है तो ये ऋणायनों के द्वारा संतुलित रहती है, ऋणायनों द्वारा संतुष्ट रहती है। जबकि द्वितीयक संयोजकता लिगेंड के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसमें कितने लिगेंड है, तो ये लिगेंड द्वारा संतुलित रहती है। भाई लिगेंड कोई भी हो, धनावेशित, उदासीन, ऋणावेशित। प्राथमिक संयोजकता आयनिक है तो आयनिक बंध तो अधिशात्मक होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक एक प्रकार का सहसंयोजक बंध होता है, और सहसंयोजक बंध दिशात्मक होता है, पढ़ा हुआ है, तो वो दिशात्मक होता है। आयनिक हो जाती है, वो आयनिक नहीं हो जाती है, ठीक है। अगली बात, प्राथमिक संयोजकता आयनिक होती है, और आयनिक यौगिकों की कोई हम निश्चित संरचना नहीं बताते, जबकि सहसंयोजक यौगिकों से हम उनकी अगर जो दिशात्मक बंध होगा उससे हम उनकी अणु की ज्यामिति बता सकते हैं कि भैया रेखीय है, त्रिकोणीय है। इस सिद्धांत के अनुसार उपसहसंयोजक यौगिकों में उपसहसंयोजक यौगिकों में केंद्रीय परमाणु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। पहला प्राथमिक संयोजकता, जिसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में प्राइमरी वैलेंसी, सिंपल टॉपिक है, प्राइमरी वैलेंसी, शॉर्ट में पीवी, प्राइमरी वैलेंसी। दूसरा द्वितीयक संयोजकता या फिर हम बोले सेकेंडरी वैलेंसी, एसवी। तो ये 2 प्रकार की संयोजकताएं दर्शाता है बच्चों, क्लियर मामला। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, दोनों के अंदर एक साथ अंतर करके लिख लेंगे, यहां तक फटाफट छाप लो। ओके, तो अब प्राइमरी और सेकेंडरी हम देख लेते हैं। हाँ जी, पीवी, पीवी, एसवी, ठीक है मामला। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, फिर उदाहरण भी देख लेंगे। हाँ जी, पहला पॉइंट, यह केंद्रीय परमाणु पर आवेश को व्यक्त करती है। यह केंद्रीय परमाणु की समन्वय संख्या के बराबर होती है,
ये बराबर होती है। क्लियर मामला? ओके जी, बराबर होती है। ठीक है, मतलब केंद्रीय परमाणु पे कितना चार्ज है वो प्राइमरी वैलेंसी, और वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। दूसरा पॉइंट, आवेश किससे बैलेंस रहेगा भाई? केंद्रीय परमाणु पे धनावेश होता है मोस्टली, या जो भी आवेश रहे वो ऋणावेशों से संतुलित रहेगा। ठीक है, यह ऋणायनों द्वारा संतुष्ट रहती है और यह लिगेंडों द्वारा, भाई लिगेंड क्या है, कौन सा है, यह लिगेंडों द्वारा संतुलित रहती है। क्लियर मामला? ओके ठीक है, कूल है। ओके अब आगे, हाँ जी ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे देखो जरा, थर्ड पॉइंट, ऋणायनों से मतलब ये आयनित होती है, यह आयनित होती है, यह अनआयनित होती है। ये हो गया अगला पॉइंट। यह अदिशात्मक होती है, अदिशात्मक होती है क्योंकि आयनिक बंध नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, पढ़ाया था मैंने आपको। यह दिशात्मक होती है। अदिशात्मक है तो ज्यामिति निर्धारण करने में कोई इसका रोल वो नहीं रहेगा रोल। यह ज्यामिति निर्धारण में सहायक नहीं होती है, यह ज्यामिति निर्धारण में सहायक होती है। अभी उदाहरण भी लिखूंगा, पहले थ्योरी वाला पार्ट खत्म कर लो। क्लियर है क्या मामला? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी एकदम सिंपल है बेटा, एकदम सरल है, कोई आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बहुत एकदम मक्खन है, एक मक्खन। हाँ जी डन है मामला? ओके तो ये बातें हमने यहां पर देखी। ठीक है, अब यहां पर जो वर्णन था उस वर्णन ने सब कुछ कंपाउंड, इसने कुछ कंपाउंड लिए, उन कंपाउंड से मिलाकर के कुछ अष्टफल के संकुल बनाए, और वो जिस तरीके से आयनित हो रहे थे उनके बारे में कुछ बातें इसने बताई, और फिर उनको हम यहां पे समझ रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे कि देखो ध्यान से यहां पे उदाहरण, ये बातें क्लियर है? अब देखो इनके उदाहरण। हाँ जी, तो वर्नर नामक वैज्ञानिक ने कुछ कंपाउंड लिए, तीन कंपाउंड में यहां पर आपको बताता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, पहला कंपाउंड COCl3.6NH3, दूसरा COCl3.5NH3, COCl3.4NH3, ठीक है, COCl3.3NH3, ये मैंने अपनी तरफ से ले लिया, क्या दिक्कत है? हाँ जी, तो इसने ये कुछ कंपाउंड्स लिए, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कंपाउंड डी। अब इसने क्या देखा कि जैसे ही मैंने इस कंपाउंड को जल में डाला, बेटा सबको जल में डालेगा, चेक करेगा भैया कितने आयन मिल रहे हैं कितने नहीं मिल रहे हैं, सब प्रैक्टिकली है, सबको हमने पानी के अंदर सोल्यूबल कर दिया। ओके, एक एक अमोनिया कम करते जाओ, क्या दिक्कत है? यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, खत्म मामला। ओके, तो जैसे इस कंपाउंड को ये जल में डालता है तो बेटा इसको क्या देखने को मिलता है कि यार यहाँ पे ये कोबाल्ट और अमोनिया साथ साथ रहे, 3 क्लोराइड आयन यहाँ पे मिल गए। पहले तो उदासीन था, जैसे 3 क्लोराइड आयन निकल गए तो 3 ऋणावेश अलग हुए, तो संकुल प्लस 3 धनावेश आ गया, ऐसा ये हुआ, ऐसा इसको देखने को मिला, 3 क्लोराइड आयन इसको मिले। यहाँ पर CONH3 अंदर 5 होते 5 और एक Cl और अंदर, ताकि समन्वय संख्या 6 मेंटेन रहे। अब 2 Cl बाहर मिले, +2 इस पर आवेश आ जाएगा संकुल पर। यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, चारों के चारों अमोनिया अंदर और 2 Cl अंदर, तो एक Cl बाहर इसको मिला, तो इस पर +1 आवेश आ गया। और यहाँ पर इस वाले संकुल में जरा देखो ध्यान से, CONH3, तीनों के तीनों क्लोरीन अंदर, तीनों के तीनों अमोनिया अंदर, बस ये बाहर तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि बाहर कुछ आयन होगा ही नहीं, समन्वय संख्या 6 मेंटेन करके चलनी है। तो यहाँ पे इसको ये देखने को मिला कि यार ये कंपाउंड ना 3 क्लोराइड आयन दे रहा है। इसने उसका प्रैक्टिकल करके बताया कि ऐसे हम परीक्षण कर सकते हैं कि यहाँ 3 क्लोराइड मिलेंगे। तो इस संकुल को जल में डाला तो इस तरीके से टूटा, एक धनायन दिया 3 ऋणायन दिए, यहाँ एक धनायन 2 ऋणायन, यहाँ एक धनायन 1 ऋणायन, यहाँ सिर्फ एक कंपाउंड कोई आयन नहीं मिला। तो इसका मतलब इसने सोचा कि यार 3 Cl है तो ये कंपाउंड भैया इस तरीके से होगा, CONH3 और 3 Cl ये बाहर, ये कंपाउंड दिखने में ऐसा होगा भाई, CONH3 एक Cl अंदर 2 Cl बाहर, ये कंपाउंड दिखने में भाई ऐसा होगा, CONH3 Cl2 एक Cl बाहर, बहुत सिंपल है, ये ऐसा कैसा ही होगा। ठीक है, इसका तो कोई टूटा ही नहीं है, तो कोई आयन नहीं मिला यहाँ पर। यहाँ पर इसको 4 आयन मिले, ये पूरा का पूरा धनायन और ये 3 ऋणायन, यहाँ पर इसको 3 आयन मिले, यहाँ पर इसको 2 आयन मिले। इसको ये भी पता चल गया कि भैया कितने प्रति आयन के रूप में, एकदम मक्खन है, सब एकदम मक्खन है। तो यहाँ पे जरा देखो ध्यान से बेटा, इसने जो ये अलग अलग संकुल बनाए ना, ये सब अलग अलग संकुल जो बनाए A B C 3 संकुलों पर अगर हम ध्यान देखें तो देखो ध्यान से, सब में कोबाल्ट 3rd क्लोराइड है, सब में कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, ये तो उदासीन है, ये जो 3 Cl है, आप कोबाल्ट पे आवेश निकालोगे +3 आएगा सब में। ठीक है, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड है, सब में क्रोमियम को कोबाल्ट पे आवेश +3 है, अमोनिया उदासीन, 3 क्लोराइड आयन है, इस संकुल +3 आवेश, ये पूरा आवेश कोबाल्ट की वजह से, क्योंकि अमोनिया तो उदासीन है संकुल में। तो यहाँ पर कोबाल्ट पे +3 आवेश, यहाँ पे +3 आएगा, यहाँ पे +3 आएगा। अगर मैं देखूं इसकी प्राइमरी वैलेंसी पहले वाले कंपाउंड के लिए, तो कोबाल्ट पे आवेश कितना है? +3, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी, समन्वय संख्या देखो 6 अमोनिया लिगेंड है, जितने समन्वय संख्या उतनी उनकी प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी 6। यहाँ पे भी प्राइमरी वैलेंसी आवेश, सेकेंडरी वैलेंसी 5 अमोनिया लिगेंड और एक क्लोरीन लिगेंड, सब एकल तंतु के 6 उपसंयोजक बन जाएंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी 3 है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है बेटा? यहाँ पे 6 है। बस आयन अलग अलग मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 आयन बाहर है, यहाँ 2 है, यहाँ एक भी बाहर नहीं है। ठीक है पूरा। और अगर मैं संकुल को ऐसा कैसे लिख दूं, यहाँ तो कुछ ही नहीं है मतलब। ठीक है, ये संकुल ऐसा कैसे रहेगा, तो प्राइमरी वैलेंसी इसमें कितनी है? +3। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसकी? 6। 3 क्लोरीन लिगेंड, 3 अमोनिया लिगेंड। क्या ये एकदम बढ़िया है? क्या ये एकदम बढ़िया है? बोलो यार रसगुल्लो। क्लियर है कि आपको इधर से इधर नहीं सोचना है, आपको इधर से इधर सोचना है। ये तो आपके बस के बाहर है। ठीक है, आपको क्या देखना है? मैंने इस कंपाउंड को देखा, इस कंपाउंड को देखा तो पूरा का पूरा जटिल भाग थोड़ी ना अलग होता है, प्रति आयन अलग होता है। 3 Cl माइनस अलग कर दो, 3 Cl माइनस आयन अलग हो गया, जटिल भाग अलग हो गया। इस कंपाउंड में देखो 2 Cl बाहर है तो 2 Cl यहां मिल जाएंगे, ये पूरा का पूरा जटिल भाग एक साथ। यहां पर 1 Cl बाहर है, 1 Cl अलग हो गया, 2 अंदर के अंदर वैसे वैसे पड़े रहेंगे।
क्योंकि आयन प्राथमिक, यहां पर जरा देखो ध्यान से, जो प्रति आयन होंगे बेटा, प्रति आयन ही आयनित होंगे, ठीक है, जो प्रति आयन के रूप में बेटा वही अलग होंगे, अंदर वाला थोड़ी ना बाहर निकल के जाएगा। पढ़ाया था ना उपसहसंयोजक यौगिक में केवल वो जो लिगेंड होता है, केंद्रीय परमाणु होता है, वो बीच में रहता है, वो बाहर नहीं जाता है, स्टार्टिंग में बताया था वाला पॉइंट। और यहाँ पे प्रति आयन के रूप में कोई है ही नहीं, कोई आयन भी नहीं मिलेगा बाहर, सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ 2 आयन, ये 3, यहाँ 4, यहाँ पे कोई आयन नहीं, ये आयन थोड़ी ना, ये तो पूरा उदासीन आवेश का है, ठीक है, ओके। इस पूरे संकुल पे थोड़ी ना कोई आवेश है, 3 क्लोराइड थे, वो 3 कोबाल्ट के अंदर संतुलित हो गए, ठीक है, क्या मामला एकदम बढ़िया क्लियर है क्या? तो ये हमने देखा। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा आपको नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ जाए। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भाई ये होती है अकॉर्डिंग टू वर्नर। अब हमको तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, प्रायोगिक के यही क्यों बने, कुछ और भी बन जाने चाहिए थे ना। अगर कोई बच्चा पहली बार इसको पढ़ रहा है तो उसको कैसे समझाऊं मैं, तो उसके लिए देखो ध्यान से प्रायोगिक सत्यापन। कोई बात नहीं, हम प्रायोगिक सत्यापन देंगे आपको, है ना। तो प्रायोगिक सत्यापन वर्नर साहब ने क्या किया, ले बेटे ले, हाँ जी, वर्नर साहब ने क्या किया कि आप उपयुक्त अभिकर्मक लो और उसको मिश्रित करो, उससे आपको जो उत्पाद मिले, उपयुक्त अभिकर्मक को मिश्रण में मिलाने पर प्राप्त अवक्षेपण के आधार पर हम इस चीज को समझ सकते हैं। हम क्या करें, इस अभिक्रिया के, जैसे कि मान लो ये क्रियाकारक है, ये हमारे पास क्या है, उपसहसंयोजक यौगिक है। अब हमें पता करना है कि इसमें प्रति आयन के रूप में कितने क्लोराइड होंगे। ये कंपाउंड था दिखने में वास्तव में ऐसा, पता नहीं जल में डालने के बाद क्या, तो इसका हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कैसे कर सकते हैं, हम ऐसा कोई अभिकर्मक मिलाएंगे जो कि यहां इन क्लोराइड आयनों के साथ अभिक्रिया करे और उत्पाद दे, तो वहां पर उसके व्याप्ति हम समझ सकते हैं। देखो मैं बताता हूं, थोड़ा सा आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा। उपयुक्त अभिकर्मक को मिश्रित करके प्राप्त अवक्षेप के आधार पर, हाँ जी, उपयुक्त अभिकर्मक को मिश्रित करके प्राप्त अवक्षेप के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या होगा। जैसे कि देखो ध्यान से एक उदाहरण लेके बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको 2 कंपाउंड लिखवा दूं, जैसे कि 3 कंपाउंड है। अगर हम बात करें बेटा यहां, जैसे ही मैंने क्या किया, देखो ध्यान से, जैसे कि हम उदाहरण के लिए, जब COCl3.6NH3 COCl3.5NH3 एवं COCl3.4NH3 में के विलयन में आधिक्य में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, AgNO3 मिलाते हैं तो हमें क्रमशः 3 मोल, 2 मोल एवं 1 मोल AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि ये संकुल इस प्रकार के रहे होंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट करो बेटा, मैं अभी आया मुश्किल से 2 मिनट, आप 2 मिनट दीजिए, फटाफट इसको नोट कीजिए। हाँ जी बेटा मैं आ चुका हूं, देखो मैं आ गया, ठीक है, ओके। तो यार यहां पर इस कंपाउंड को, इन कंपाउंड्स को अगर हम देखें तो ये कैसे दिखेंगे, पहले इस बात पर आते हैं। आ जाइए भैया, आ जाइए, मैं आपके सामने एकदम उपस्थित हूं सामने, ठीक है, ओके। तो उपयुक्त अभिकर्मक हम मिलाएंगे इन उपसहसंयोजक यौगिकों के जलीय विलयन में, तो वहां से आइडिया लगता है कि यार ये कंपाउंड कैसे रहे होंगे। जैसे कि देखो ध्यान से, जैसे कि अगर मैं यहां पे देखो बेटा यौगिक, ओके, तो और यहां पर हमने क्या लिया है, AgNO3 आधिक्य, AgNO3 आधिक्य में मिलाने पर AgCl को, AgNO3 को जब हम आधिक्य में मिलाते हैं, ठीक है, तो यहां पर AgCl के प्राप्त मोल हम देख सकते हैं। तो जैसे कि बेटा देखो यहां से, यहां पर एक टेबल बनाते हैं, फटाफट से एक सिंपल सी टेबल बनाते हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं रखेंगे, सिंपल सी चीजें। जैसे कि अगर मैं पहला कंपाउंड लूं COCl3.6NH3, तो जैसे ही मैंने AgNO3 मिलाया, अरे यार ये तो गलत लिख दिया ना मैंने,
ये पूरा का पूरा, अरे ये पूरा का पूरा एक साथ कर लेना। AgNO3 मिलाने पर AgCl के प्राप्त मोल, जैसे मैंने इस कंपाउंड के जलीय विलयन में क्या मिलाया, AgNO3 मिलाया बेटा, तो यहां से मुझे क्या मिले, 3 मोल AgCl मिले, ठीक है। वो लास्ट में कोलम मोल करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर COCl3.5NH3 है इसमें मिलाऊं तो मेरे को क्या मिला, यहां पर 2 मोल मिले AgCl के। इस कंपाउंड में मिलाया, यहां पर मुझे 1 मोल मिला AgCl। तो इसका ये मतलब रहा कि यार ये कंपाउंड किस फॉर्म में रहे होंगे, ये मैं यहां पर बता सकता हूं। एक बार इधर देख लो, ये समझ में आया बेटा। यार यहां पे देखो, मतलब इसका मतलब इसमें 3 Cl प्रति आयन के रूप में रहेंगे, यहां पर 2 Cl प्रति आयन के रूप में रहेंगे, यहां पर 1 Cl प्रति आयन के रूप में रहा होगा। बोलो क्लियर है? हेलो क्लियर बेटा? अरे क्लियर है? ओके वेरी गुड, ठीक। तो यहां पर, ठीक है, तो यहां पर जो उपसहसंयोजक यौगिक ये ऐसा रहा होगा, ये 3 Cl बाहर है, इसमें सिर्फ CONH3 अंदर है पैक और सिर्फ 3 Cl बाहर है, यहां पर 2 Cl बाहर है, ये इसने इसका प्रायोगिक सत्यापन भी दिया। यहां पर 1 Cl अंदर है, 2 Cl बाहर है, यहां पर अमोनिया 4 है, 2 क्लोरीन अंदर है, 1 क्लोरीन बाहर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर इनको समझ सकते हैं। तो आप AgNO3 को अधिक के मिलाओगे बेटा, तो यहां पर इन सबके जलीय विलयन में अलग अलग हमने मिलाया, तो मेरे को यहां पे 3 मोल मिला, यहां पे 2 मोल मिला, यहां पे 1 मोल मिला, ठीक है। तो वो हमें मिला, तो उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि भैया यहां पे 3 मोल Cl माइनस अलग हो रहे हैं, तो वो ये कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 3 Cl बाहर है, इसमें 2 Cl बाहर है, इसमें 1 Cl बाहर है, तो आराम से बता सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, क्या लॉजिक लगाएंगे, पीछे देख ले, बाहर जितने निकल रहे हैं उतने आयन मिल जाएंगे। समझ में आया क्या? जितने बाहर है उतने आयन मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा? बोलो एकदम क्लियर है क्या मामला सबका? ठीक है। ओहो वेरी गुड बेटा, तुम्हारी मैडम को बहुत सलाम, 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया इस चैप्टर को तो। हाँ जी वेरी गुड, ये बात क्लियर हो गई, तो ये हो गई, तो ये हमने देख लिया। तो उपसहसंयोजक यौगिक का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नंबर 1, उपयुक्त अभिकर्मक मिलाओ तो वहां पर प्राप्त अवक्षेपण है, उसके आधार पर आप देख सकते हो। दूसरा एविडेंस, दूसरा, हाँ जी, पहला उपयुक्त अभिकर्मक क्यों मिश्रित करने पर प्राप्त अवक्षेप के आधार पर, दूसरा चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, हाँ जी, चालकता के आधार पर। तो बेटा देखो ध्यान से, चालकता क्या आयनों की संख्या के समानुपाती होगी, जिसमें जितने आयन मिलेंगे उसकी चालकता उतनी ज्यादा रहेगी। हम ये जानते हैं चालकता, चूंकि चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के, तो ये रिजल्ट भी हम देख सकते हैं, जिसमें जितने ज्यादा आयन मिलेंगे उसकी चालकता उतनी ज्यादा रहेगी। यस और नो? तो हम चालकता के आधार पर भी बता सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर चालकता का क्रम, चालकता का क्रम आपके होमवर्क में मैंने दे रखे हैं क्वेश्चन, चालकता का क्रम बताना हो तो आप चालकता का क्रम बता सकते हो। जिसमें आयन सबसे ज्यादा मिलेंगे क्या उसकी चालकता सबसे ज्यादा रही होगी। देखो ध्यान से, यहां पर ये टेबल मैंने बनवाई, यहां पे 4 आयन मिले, यहां पे इसको तोड़ेंगे 3 आयन, इसको तोड़ेंगे 2 आयन, यहां पे एक भी आयन नहीं है। क्या सबसे ज्यादा चालकता इसकी रहेगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी? अरे बोलो ना यार, कम ऑन, क्लियर हो गया? हाँ जी, क्या इनकी चालकता अपन समझ सकते हैं? ओके, तो यहां पर अगर हम चालकता क्रम देखें बेटा उन चारों कंपाउंड के अंदर, तो CONH3 होल 6 Cl3 की चालकता सबसे ज्यादा, फिर CONH3 होल 5 एक Cl को अंदर डाल दो, 2 Cl बाहर, इनकी चालकता थोड़ी कम, फिर CONH3 होल 4 Cl2 एक Cl बाहर, इसकी चालकता और कम। और अगर सबसे लास्ट में बात करें तो CONH3 होल 3 Cl3 इसकी चालकता सबसे कम। हाँ या ना? तो क्या चालकता का ये क्रम हम सिंपल बता सकते हैं? ये उसने प्रयोग से बता दिया कि देख लो भैया इसकी चालकता ज्यादा, इसकी कम। तो बिल्कुल जी हाँ, वर्णन ने जितना ही बताया एकदम सटीक बताया, एकदम सही बताया, गलत तो कुछ बताया नहीं इसने, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले बोलने वाला भी तो यही था, इसी को तो जनक बोला था, इससे पहले किसने बताया नहीं, तो इसने इसके हिसाब से बता दिया इसे। क्या यहां तक की ये सारी बातें बेटा आपको समझ में आ रही है एकदम? यहां तक की ये सारी बातें एकदम समझ में आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, टोटल का मतलब क्या होता है यार? टोटल काउंट करो ना, धन और ऋण, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई क्या? ठीक है बेटा, 4 आयन कैसे? अबे समझ में नहीं आ रहा क्या? ये 3 Cl माइनस और एक पूरा बड़ा धन आयन, दिख रहा है टोटल 4 Cl ही बाहर क्यों निकला? क्योंकि अमोनिया निकल नहीं सकता ना, अमोनिया उदासीन होता है, तो आयन मुक्त होने चाहिए, आयन मतलब जिस पर आवेश हो, ठीक है। ये तो अरे मोल है तो बेटा आप मोल की पदों में बोल दो, रासायनिक विज्ञान तो पढ़ी ना हमने, ठीक है। क्लियर है? दोबारा देखना बढ़िया अच्छे समझ में आएगा। जितने Cl बाहर है उतने ही उनके क्या मिलेंगे आपको, अवक्ष मिलेंगे। मोल के पदों में देख लो या सिंपल अणु के पदों में देख लो। क्लियर मामला? अरे हाँ या ना बेटा, दोनों तरफ बोलो यार, कुछ तो बोलो। इस तरफ कमेंट नहीं चल रही है। अरे यार हम बेच बनने वाले, कुछ तो बोलो। अब आया ना कुछ तो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन कैसे आएगा भी करवाता हूं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा यौगिक जलीय विलयन में सल्फेट आयन का परीक्षण नहीं देगा? जलीय विलयन में सल्फेट आयन का परीक्षण नहीं देगा मतलब सल्फेट आयन चुपके बैठ गया। बताओ। K2SO4.L2SO4 होल 3 24H2O COH2O होल 4 SO4.H2O COSO4 अमोनिया 5 बार Br FeSO4। ये वाला कौन सा कंपाउंड, एक बार कमेंट दिखाना पड़ेगा, कौन सा ऐसा कंपाउंड है? देखते ही बन जाएगा मित्रों, देखते ही बन जाएगा, देखते ही बन जाएगा। जिसमें सल्फेट अंदर बैठा होगा नहीं देगा। क्या थर्ड वाला? क्योंकि सल्फेट लिगेंड के रूप में, बाहर होता तो दे देता। देखो ये तो पोटाशियम तो पूर्णतः आयनित हो जाती है, यहां पे सल्फेट बाहर है बिल्कुल देगा। यहां पर ये क्या है आपके पास, मोहर लवण देगा, बिल्कुल देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ओके वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पायल जी। तो क्या यहां बेटा H2O का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। आयन होना चाहिए बाहर, आयन। H2O को हमने उदासीन लिगेंड लिखा था, याद है ना? ऋणावेशित लिगेंड नहीं लिखा था, धनावेशित लिगेंड नहीं लिखा था, उदासीन लिगेंड, ठीक है। H2O उदासीन मान के करें। हाँ जी, अब यहां पे इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि, अरे इसमें 2 पार्ट है क्या? सिर्फ ऊपर वाला करना है, नीचे वाला नहीं करना है। अभी सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। क्या है देखो ध्यान से,
निम्न में से प्लेटिनम यौगिक का सूत्र क्या होगा यदि उस यौगिक में उपस्थित कुल क्लोरीन का 1/4 उसके जलीय विलयन में AgNO3 डालने पर अवक्षेपित हो जाए। मतलब जितने भी क्लोरीन है उसका 1/4 अवक्षेपित हो जाए तो संकुल, वो संकुल कौन सा है? 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 अब जरा देखो ध्यान से, प्लेटिनम बेटा +4, प्लेटिनम अगर यहां पर देखो ध्यान से, प्लेटिनम अगर +2 में है तो समन्वय संख्या 4 के ही संकुल बनाता है। प्लेटिनम अगर +4 में होता है तो बेटा समन्वय संख्या 6 के संकुल बनाता है। ये आप साथ के साथ सीखते जाओगे। हाँ जी, सुनो मेरी बात सुनो, यहां पर आपको प्लेटिनम के कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है कि यार इन 4 में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें उपस्थित क्लोरीन का 1/4 AgNO3 डालने पर अवक्षेपित हो जाए। तो ठंडे दिमाग से सोचेंगे, PtCl4.6H2, क्या इसमें 6 जल के अणु है? अगर कोई उदासीन लिगेंड हो तो वो तो अंदर ही डाल दो उसको। हाँ जी, देखो ध्यान से, ये अष्टफल के संकुल कैसे बनेगा? Pt 6 के 6 यहां पर H2O अंदर डाल दो, बाहर कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। क्या चारों के चारों क्लोरीन बाहर रहे? क्या चारों के चारों क्लोरीन बाहर रहे? उसको तो चाहिए था 4 का 1/4, चारों के चारों बाहर, ये थोड़ी ना वो संकुल। मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल जितने भी क्लोरीन है उसका 1/4, इसमें 4 क्लोरीन है, 4 का 1/4, मित्रों एक क्लोरीन बाहर होना चाहिए था, या चारों ही बाहर है, तो ये कंपाउंड तो होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? ओके, तो पहले वाला नहीं होगा। दूसरा कंपाउंड देखो, PtCl4.5H2O, तो PtCl4 पांचों के पांचों H2 अंदर भर दो, हाँ या ना? तो 5 H2 अंदर आ गए, एक क्लोरीन को और अंदर डाल दो ताकि यहां पर समन्वय संख्या 6 हो जाए। ठीक है क्या? क्योंकि प्लेटिनम +4 में है, प्लेटिनम +4 में, आवेश +4 में है। हाँ जी, अब अगली कहानी, तो सर 3 क्लोरीन बाहर है, अरे 4 में से एक ही बाहर रहना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब इस वाले को देखो ध्यान से, PtCl2, प्लेटिनम पर आवेश +2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो मतलब दोनों H2O भी अंदर, दोनों H2O भी अंदर, दोनों Cl भी अंदर। ये लो बात, इसमें भी कुछ बाहर नहीं है, इसमें भी कुछ बाहर नहीं है। लास्ट वाले संकुल में देखो बेटा, प्लेटिनम पर आप देखो PtCl4, प्लेटिनम +4 वाला कंपाउंड है ये, अष्टफल के संकुल बनाएगा, तो तीनों के तीनों H2O उदासीन अंदर आ जाएंगे और 3 क्लोरीन अंदर आ जाएंगे, एक बाहर चला जाएगा। बेटा ये उनको समझ में नहीं आ रहा, वो जो डेली पढ़ के नहीं आते, बस ऐसे उठ के आ जाते हैं। हकीकत यही है, आप मानो या ना मानो, हकीकत यही है। ठीक है, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो नहीं समझ में आएगा, और अगर पढ़ के आओगे तो एकदम मक्खन आ जाएगा। सर कैसे पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन संख्या है? अरे देखना, आवेश निकाल लेना बेटा। इस PtCl4 में क्या यहाँ पे 4 कहां से आएगा? इसके माथे से ऊपर आएगा। प्लेटिनम +2 भी दर्शाता है, +4 भी दर्शाता है। ठीक है, ओके, प्लेटिनम +2 भी दर्शाता है, +4 भी दर्शाता है। देख देख ध्यान से, एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूं। देख, प्लेटिनम +2 है और प्लेटिनम +4 है बेटा। देख, जितना ज्यादा उस पर आवेश होगा ना, वो उतने ज्यादा लिगेंडो को अपनी ओर खींचता है। यहाँ आवेश कम है, यहाँ आवेश ज्यादा है। आवेश बढ़ता है तो जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है तो उसकी लिगेंडो को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो +2 कम आवेश है, +4 ज्यादा आवेश है। ज्यादा आवेश मतलब ज्यादा लिगेंडो के साथ अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और +2 कम आवेश है तो कम इलेक्ट्रॉनों के साथ अट्रैक्ट होगा। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन अवस्था बढ़ती जाती है ना, तो लिगेंडो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी केंद्रीय परमाणु की बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चा, जुगनू? हाँ, वेरी गुड बेटा जुगनू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। समन्वय संख्या कैसे निकाली? देखो भैया, अपने सिलेबस में 2 ही तरह के कंपाउंड है, समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6, तो उन्हीं के इर्द-गिर्द बातें करेंगे। दैट्स इट, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है। हाँ जी, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? मामला एकदम कटाक। तो भाई साहब यहां पर यही है कि टोटल 4 में से 1 क्लोरीन ही बाहर है, तो यहां पर 1 मोल ही AgCl मिलेगा, क्योंकि इसका Ag+ इसका Cl- अवक्षेपित हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट। ये वाला बाद में करेंगे। FeCl3.4H2O वास्तव में कैसा है? ये दिखता कैसा है? FeCl3.4H2O कैसा दिखेगा? हाँ जी, तो Fe+2 है और Fe+3 है, दो इस पर चार्ज होते हैं। Fe+2 में बेटा समन्वय संख्या, यहां पर Fe+2 में समन्वय संख्या 4 के संकुल बनाता है, और +3 में सब डबल वाले, जस्ट 3 का डबल 6, समन्वय संख्या 6 का संकुल बनाएगा। चाहे यहां पे आप कोबाल्ट +3 डाल दो, चाहे यहां पर आप क्रोमियम +3 डाल दो, सब ये समन्वय संख्या 6 के संकुल बनाते हैं। तो जैसे मैं वहां देखूं, मतलब 6 लिगेंड अंदर होने चाहिए बड़े कोष्टक के अंदर। तो यहां पे जरा, अभी तो हमारी शुरुआत हुई इस चैप्टर की, अभी हम आगे जानेंगे इन सबके बारे में अच्छे डिटेल से। तो यहां पर Fe है, तो H2O तो उदासीन लिगेंड, इनको तो अंदर आना ही पड़ेगा। H2 अंदर आ गए 4, 3 Cl है, समन्वय संख्या 6 बनानी है तो 2 अंदर डाल दो, 1 Cl बाहर रहेगा। तो ये ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा। कहां है? ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, 4 H2O अंदर है और 2 Cl अंदर है, टोटल 3 में से। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस की जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी, आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड 2 Cl अंदर है, टोटल 3 में से। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ऐसे क्वेश्चंस की जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगी, आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, ऐसे कंपाउंड की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। सर लेकिन अगर किसी पे +1 आवेश होता तो कौन से संकुल बनाता है? देखो ध्यान से, अगर +1 वाला आवेश है, ठीक है, मैं एक साथ आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इस तरीके से हम याद करेंगे अलग अलग, मैं लिखवा दूंगा, इनकी टेबल लिखवा दूंगा पूरी की पूरी, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआत ही हो रही है, अभी तो कुछ एक आध क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे सब में लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। +1 वाले में 2 होती है समन्वय संख्या। ठीक है, ये हम लिख लेंगे आगे। इतना क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? ये क्वेश्चन क्लियर है, ये वाला क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, इस वाले को भी होल्ड पे रखो। हाँ जी, तो ये था वर्नर का सिद्धांत, ये था वर्नर का सिद्धांत। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये हमने समझा। अवक्षेपण से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि किसको डालेंगे तो कितने मोल मिलेगा, वैसा क्वेश्चन है। हमने उस पर 3 क्वेश्चन लगाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चालकता पे क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें जितने आयन मिलेंगे उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी बेटा। ठीक है, अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड। अरे क्यों क्लास से फोन करते हो यार तुम यार? हाँ जी, अगला टॉपिक, अब अगला टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड है बेटा कि सर वर्नर के द्वारा इन संकुलों को प्रदर्शित कैसे किया गया। हाँ जी, वर्नर द्वारा उपसहसंयोजक संकुलों का प्रदर्शन, वर्नर द्वारा उपसहसंयोजक संकुलों का प्रदर्शन, की उपसहसंयोजक संकुलों का प्रदर्शन कैसे होता है,
कि अगर हम किसी भी उपसंयोजक संकुल को प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल इसने बताया कि प्राथमिक संयोजकता को डॉट लाइन से प्रदर्शित करेंगे और द्वितीयक संयोजकता को डार्क लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ये सिंपल सी बात इसने कही। इसने क्या बोला, प्राथमिक संयोजकता को डॉट लाइन से एवं द्वितीयक संयोजकता को, ऐसा कोई इंपोर्टेंट नहीं बेटा, इंपोर्टेंट पार्ट खत्म हो गया, बस थोड़ा सा और देख लो। द्वितीयक संयोजकता को डार्क लाइन मतलब मोटी लाइन, डार्क लाइन से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट और, अब मान लो जैसे कि क्लोरीन था, अंदर भी था कुछ बाहर भी था, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। यदि कोई बाहर है और वही लिगेंड अंदर भी है बेटा, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यदि 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 कोई लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ, पीवी मतलब प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी में भी शामिल हो तो उसे दोनों लाइन से दर्शाते हैं, मतलब डॉट और डार्क दोनों से। देखो सिंपल है, प्राइमरी वैलेंसी को डॉट 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 दर्शाते हैं, द्वितीयक वैलेंसी को डार्क लाइन से दर्शाते हैं, और अगर कोई लिगेंड प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी भी शो कर रहा है तो उसको डार्क प्लस डॉट दोनों से दर्शाते हैं। ये सिंपल सी बात है। ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंटों पर हम सारी बातें क्लियर कर लेंगे। प्राइमरी वैलेंसी डॉट डॉट डॉट, सेकेंडरी वैलेंसी डार्क, और जो लिगेंड प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी में भी जा रहा है तो फिर उसको डार्क प्लस डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये 3 पॉइंट है। जैसे कि देखो ध्यान से, यहां पर पहला संकुल CONH3 होल्स CN3, इस कंपाउंड में 3 क्लोराइड है और तीनों के तीनों बाहर है। इस कंपाउंड में 3 क्लोराइड है, तीनों के तीनों बाहर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस कंपाउंड में 3 क्लोराइड है और तीनों के तीनों बाहर है। तीनों केवल प्राथमिक संयोजकता को संतुलित कर रहे हैं, द्वितीयक को नहीं। तो इसका प्रदर्शन कैसे होगा। ये कोबाल्ट, यहां पर 6 अमोनिया लिगेंड है, इस संकुल में 6 अमोनिया लिगेंड है। कोबाल्ट केंद्रीय परमाणु, फिर उसके अलावा लिगेंड है कितने, 6 के 6 अमोनिया है। तो अमोनिया अंदर होंगे, अमोनिया को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, अमोनिया 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 में नाइट्रोजन, ठीक है। ये अमोनिया और ये अमोनिया, जैसा मैंने बनाया वैसे बनाना, तीर वाला चिन्ह मत लगाना, सिंपल लाइन बनाना, क्योंकि इसने थोड़ी बताया था कि ये उपसंयोजक कैसे बनता है। इसने तो बताया डार्क और डॉट 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 लाइन। तो ये कोबाल्ट का संकुल जिसमें 6 अमोनिया है, डार्क लाइन का मतलब 6 के 6 लिगेंड है, 6 के 6 द्वितीयक संयोजकता में, 3 क्लोराइड है, तो इनको डॉट लाइन से डॉट 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 डॉट, ठीक है, इस तरीके से Cl। ये प्राइमरी वैलेंसी समझ में आ गया। ओके, अब सपोज करो एक क्लोरीन मैंने अंदर भेज दिया, तो ये एक क्लोरीन जो कि पहले द्वितीयक संयोजकता को प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा था, अंदर भी आ गया। तो जरा देखो ध्यान से, कोबाल्ट 5 तो अमोनिया है, एक कहीं भी लगा दो, 1 2 3 4, समन्वय संख्या तो अंदर तब भी चाहिए, 5 अमोनिया 1 क्लोरीन, तो अमोनिया 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 अमोनिया, और 2 क्लोरीन पूरे के पूरे प्योर बाहर है, 2 क्लोराइड आयन ऐसे जो बाहर ही है, तो इनको डार्क डॉट 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 लाइन से डॉट 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 लाइन से, एक क्लोरीन अंदर भी है, यहां लगा दो, और वही क्लोराइड आयन बाहर भी तो है ना। मतलब अगर क्लोराइड जो प्रति आयन, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी के साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करे, तो यहां पे देखो ना, क्लोराइड लिगेंड एक रिनाइन है, और रिनाइन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। पढ़ाया मैंने कि प्राथमिक संयोजकता रिनाइनों के द्वारा संतुलित होती है, तो ये रिनाइन है कि नहीं, जो लिगेंड है तो इसको दोनों लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क प्लस डॉट, पतली और मोटी दोनों रेखाओं से दर्शाएंगे। खत्म है बात, कोई कुछ नहीं इसमें, सिंपल है। और एक लास्ट और देख लो, सी एकदम बिल्कुल क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या करें। कोबाल्ट अमोनिया, 4 अमोनिया लगा दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां लगाओ, 2 Cl अंदर है और 1 Cl बाहर है। लेकिन ये क्लोराइड आयन, ये रिनाइन है, रिनाइन प्राथमिक संयोजकता में भी शामिल होता है और सेकेंडरी में जा रहा है, तो डार्क प्लस डॉट दोनों से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डॉट 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 ऐसे दर्शा दो, ठीक है। ये इनका प्रदर्शन हो गया। तो यही था आपके वर्नर का नियम। वर्नर के नियम ने प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया, उनका प्रायोगिक सत्यापन करवाया, अवक्षेप कोई अभिक्रमक मिला दो, अवक्षेप दे देगा चाबिटी के अंदर। लेकिन अब आगे बढ़े तो एक बहुत ही खास बात आती है, आगे बढ़े एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो हमें यहां पर समझने को मिलेगा। आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो हमें यहां पर समझने को मिलेगा, उसका नाम क्या है, प्रभावी परमाणुवीय संख्या। तो अब हेडिंग डाल लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, हेडिंग डाल ले, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणुवीय संख्या, परमाणुवीय संख्या, प्रभावी परमाणुवीय संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट में EAN, ठीक है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जा सकता है, किसी संकुल को देकर के उसका EAN पूछ ले, बताओ इस संकुल का EAN कितना है। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि EAN का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा था, कहां ये वाला क्वेश्चन, CrCO होल 6 में क्रोमियम का EAN क्या है। अब तुम्हें पता ही नहीं है EAN क्या है, तो फिर तुम्हारी गलती है, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणुवीय संख्या, शॉर्ट में EAN पता होना चाहिए बेटा, इसका शॉर्ट नेम पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, और इसी को सिज्विक का नियम कहा जाता है। सिज्विक का नियम, सिज्विक का नियम कहा जाता है, इसी को सिज्विक का नियम कहा जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है बेटा, सिज्विक का नियम। हाँ जी, अब ये सिज्विक का नियम या इसको 18 इलेक्ट्रॉन नियम भी बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नियम, लेकिन उतने कंपाउंड अपने सिलेबस में है नहीं, इतने हाई लेवल के, तो सिंपल आप सिज्विक का नियम इसको ध्यान रख सकते हो, या फिर लिख लो यार 18 इलेक्ट्रॉन नियम। हाँ जी, ओके, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी से कहा जाता है, ओके, सिज्विक का नियम। अब देखो ध्यान से, ये नियम क्या बताता है, इस नियम के अनुसार यदि केंद्रीय परमाणु के पास खुद के
18 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक स्टेबल संकुल बनाता है। ये नियम ये कहता है, ये नियम ये कहता है अगर केंद्रीय परमाणु के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक स्टेबल संकुल होता है। या फिर इस तरीके से मैं बोल दूं, यदि केंद्रीय परमाणु अक्रिय गैस विन्यास, जैसे अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक होते हैं, दोबारा सुनना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, यदि अगर हम यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉनों का काउंट करें बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉनों का काउंट करें किसी भी संकुल के अंदर, भाई केंद्रीय परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना आवेश और कितने लिगेंडों ने कितने इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा दिए गए, उन सबकी काउंटिंग कर लें, अगर वो अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ जाए तो वह एक स्टेबल संकुल माना जाता है। जैसे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती ताकि अष्टक पूरा कर सके, उसी तरीके से वही नियम हम इनके अंदर देख रहे हैं। अगर कोई संकुल ऐसा है जिसके अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रिप्टॉन के परमाणु क्रमांक के बराबर आ गई, या फिर आगे आने वाली जिनोन के बराबर आ गई, या फिर रेडोन के बराबर आ गई, तो वो संकुल ज्यादा स्थायी माने जाते हैं सिजविक के अनुसार। ये कहानी है इसकी, समझ में आया? ये कहानी है इसकी, समझ में आया बेटा? ओके, देखो इनके अनुसार, और इसलिए हर बार इसको 18 इलेक्ट्रॉन बोलना ये गलत है, क्योंकि अगर किसी के अंदर जैसे कि केंद्रीय परमाणु के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 36, तो 36 में तो आधे तो खुद के और आधे सामने वाले के, तो 18 हो जाते हैं। लेकिन मान लो अगर किसी में 54 है तो फिर दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैं इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल पूरा बोलना गलत मानता हूं। तो सिंपल यहां पे देखो, इनके अनुसार यदि संकुल में केंद्रीय परमाणु द्वारा निकटतम अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वह संकुल अन्य संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। अन्य संकुलों की तुलना में अधिक स्थायी होता है। देखो ध्यान से, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर बताना है टोटल, कि भाई कोई केंद्रीय परमाणु है, वो इन लिगेंडों से जुड़ रहा है, तो बताओ इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर वो अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ जाते हैं तो वो एक स्टेबल कंपाउंड है, नहीं आते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ लोचा होगा, वो हमें समझना है। बस इतनी सी कहानी है, समझ में आया? बोलो, क्लियर है बेटा? हाँ जी, क्लियर है? वही हमने यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, ठीक है? ओके, जैसे कि देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय परमाणु का एटॉमिक नंबर कितना है माइनस उसका ऑक्सीकरण संख्या, उस पर आवेश कितना है वो माइनस कर दो, ठीक है, चिन्ह के साथ, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा है, प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या, काम हो जाएगा। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 गुणा समन्वय संख्या, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। देखो केंद्रीय परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक है, अब उसमें से उसका आवेश हटा दोगे तो मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, और फिर लिगेंडों से जो मिल रहे होंगे वहां पे गुणा करके लिख देंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले, ठीक है? ओके, हाँ जी, ये लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े और बढ़िया से इसके उदाहरण देखें, सिंपल से सारे कंपाउंड आप देख पाओगे। ओके, अब आगे देखो उदाहरण, जैसे कि पहला कंपाउंड K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6, ठीक है? इसका EAN कैलकुलेट करूं मैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करूं बेटा मैं, तो केंद्रीय परमाणु कौन है? Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26, हाँ या ना? आवेश तो निकालना पड़ेगा ना यार, इसका आवेश बताओ कितना आएगा, सोल्व करके बताओ EAN का मान कितना आएगा तुम्हारी तरफ से। हाँ जी, हाँ, क्लियर है? ओके, देखो ध्यान से, एटॉमिक नंबर 26 होता है, अगर आप आवेश निकालोगे बेटा, आवेश निकालोगे तो Fe पे चार्ज आएगा +2, देखो दिमाग में किया करो, थोड़ा दिमाग में किया करो, टोटल ऋणावेश कितना है? एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 पे -6 होगा, तो अगर इस संकुल को उदासीन रहना है तो +6 धनावेश होना पड़ेगा, क्योंकि संकुल दिखने में तो उदासीन दिख रहा है ना, तो जितना ऋणावेश उतना धनावेश बना लो। 4 पोटेशियम है, 1 पोटेशियम पे +1, तो 4 पे +4, तो +4 हो गया, तो Fe पे कितना बचा? +2, ताकि प्लस का 6 हो जाए टोटल, ठीक है? तो यहां पर आवेश है 2 प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या, साइनाइड एकल तंतुक लिगेंड है, तो 6 साइनाइड है, इस संकुल में 6 साइनाइड लिगेंड है, एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, एक लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इसलिए हमने यहां पर 2 से गुणा किया ताकि वो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके अपन सोल्व कर सके। 6 लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, तो 12 आ गया टोटल काउंट कर गया। हाँ जी, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे पता करेंगे? अरे देखना केंद्रीय परमाणु कितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है, वो देखो ना, लिगेंडों को देखो, ठीक? तो यहां पे ये हो जाएगा 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36, ये एक स्टेबल संकुल है सिजविक के अनुसार, क्योंकि अक्रिय गैस क्रिप्टॉन का विन्यास ये प्राप्त कर रहा है। हाँ जी, अब अगर मैं यहां पर देखूं K3Fe, अगर मैं यहां पे बात करूं K3FeCN होल 6, ये देखो, हाँ जी, अब इस वाले कंपाउंड में देखो Fe पर आवेश आप निकालेंगे तो +3 आएगा, तो इसका EAN कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 26 - 3 + 2 गुणा 6, तो ये आ जाएगा 35, तो ये भी लगभग स्टेबल है EAN के अकॉर्डिंग। हाँ जी, ठीक है? अरे 23 और 16, 23 और 12 कितना होता है? 35, ठीक है, वेरी गुड। सी, अगला देखो NiCO होल 4, इसका EAN कैलकुलेट करो, NiCO होल 4 बताओ बेटा NiCO होल 4। अरे परमाणु क्रमांक 26 है ना, 26 कैसे आया? परमाणु क्रमांक केंद्रीय परमाणु पहचानना नहीं आ रहा बेटा आपको, कैसे बच्चे यार इसमें तुम यार? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंडों से जुड़ा हुआ है? लिगेंड, ये साइनाइड एकल तंतुक लिगेंड होता है ना बेटा, पढ़ के आया करो वरना मत आया करो, मैं फिर बोल रहा हूं, पढ़ के आया करो वरना मत आया करो, डेली के डेली पढ़ना पड़ेगा अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए तो, वरना फेल हो जाओगे, माइनस में नंबर आएंगे तुम्हारे, 0 नंबर लाने में तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, हाँ या ना? ठीक है,
ओके, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से संकुल को देखो, NiCO होल 4, NiCO, और मैं आवेश वाली जो टेबल है ना वो आवेश वाली टेबल में लिखवा दूंगा आपको, ठीक है, कि कुछ कुछ कंपाउंड कैसे किस किस फॉर्म में पड़े होते हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। हाँ जी, अब NiCO होल 4, निकल से 4 लिगेंड जुड़े हुए CO, और CO एकल तंतुक लिगेंड होता है, मतलब एक CO एक लोन पेयर देगा। तो निकल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28 माइनस, निकल पर आवेश कितना है, निकल पर आवेश कितना है, ठीक है, निकल पर आवेश कितना है, निकल पर आवेश कितना है, CO उदासीन लिगेंड है तो इसके चक्कर में इस पर कोई आवेश नहीं आएगा, कोई तो -4, बेटा पढ़ ले पढ़, CO एक उदासीन लिगेंड है, ठीक है, CO एक उदासीन लिगेंड है तो उस चक्कर में निकल पे कोई आवेश नहीं आएगा। समन्वय संख्या कितनी हो गई 2 गुणा 4, क्योंकि CO एकल दंतुक लिगेंड है। समन्वय संख्या में दंतुकता देखनी है, आवेश में आवेश देखना है, तो इनका टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अगला देखो CrCO होल 6, यही क्वेश्चन था वो। हाँ, इसका EN कैलकुलेट करो तो जरा। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24, आवेश कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्रोमियम लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, यस CO लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, उदासीन होता है। 2 6 साइन 6 CO है, ये समन्वय संख्या 6, तब भी कितना आएगा बेटा 24 और 12 36, आ गया आंसर 36, क्लियर हो गया। हाँ, 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, अरे सूत्र है ना बेटा, 2 गुणा समन्वय संख्या, मैंने तुम्हें सूत्र याद करने को बोला है, उसमें पूछ रहे हो 2 से गुणा क्यों किया, फॉर्मूला है वो। हाँ जी, ठीक है, ओके, अगला देखो MnCO होल 5, इसके लिए कैलकुलेट करो जरा, इसके लिए कैलकुलेट करो जरा बेटा। समन्वय संख्या में प्लस माइनस प्लस नहीं लिखते हैं, सिर्फ 6 लिखते हैं या फिर 4 लिखते हैं। EN इसमें बताओ, मैंगनीज का 25, आवेश 0, 2 गुणा 5 कार्बोनिल लिगेंड है तो 10 35, ओके, सोचना। ये हो गया, अब आगे देख ले। इस संकुल का EN बताओ बेटा, इस संकुल का EN बताओ, ये वाला बताओ जरा। CO बेटा, अरे कोबाल्ट है थोड़ी नहीं, ये कार्बोनिल लिगेंड है भाई, कुमार जी कार्बोनिल लिगेंड, CO, C कैपिटल O कैपिटल। सर जी ये लाइक पहले फॉर्मूला नहीं देखते हैं, हाँ बेटा क्या करें इनका, इनको बहुत कूटने की इच्छा होती है, कूट भी तो नहीं सकते। यहां पर इसका बताओ, अभी बहुत सारे ना BSc वाले, फिर भी उन्होंने BSc में ये नहीं पढ़ा होगा, जबकि BSc में पढ़ाते हैं। हाँ जी, पहली बात इसकी समन्वय संख्या बताओ, कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है इसमें, पहले ये बताओ, कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है इसमें, कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है इसमें, ये बता दो। कोबाल्ट की समन्वय संख्या कितनी है बेटा 6 है। यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बेटा वो कितना है 6 है। पूछो क्यों, क्योंकि EN द्विदंतुक लिगेंड है। समन्वय संख्या देखने के लिए दंतुकता देखो, ये द्विदंतुक लिगेंड एक ही 2 बंद बना लेगा, और H2 एकल दंतुक लिगेंड होता है, 4 H2 तो 4 बन गए और 2 टोटल 6 बंद बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अब EN निकल गया, आवेश कोबाल्ट पे आवेश, ये उदासीन, ये 3 क्लोराइड -3 आवेश पर आ जाएगा +3 आवेश, घटाकर काम हो गया। तो 27 परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक में से आवेश घटा दिया, 2 गुना समन्वय संख्या कर दिया, ठीक है। ये हो गया 24 और 26 36, आ गया एकदम काम, एकदम बढ़िया हो गया। EFG K2HgI4, हाँ जी इसका बताओ जरा, K2HgI4। अरे ठीक है मिश्रा जी बेटा, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मत कर बार बार स्टेमिंग। अरे ये भी टाइम बाकी बेटा, 4 मिनट बाकी, रुक जाओ। नीट के साथ BA कैसे करें, तब यार अगर आप BA वाले बच्चे यहाँ पढ़ रहे हो तो बेटा फिर तो ऐसे डाउट पूछोगे जी। हाँ जी EN, नीट के साथ BSc जरूर कर सकते हो, BA क्यों कर रहे हो, और अगर BA करनी तो फिर नीट क्यों कर रहे हो। EN इस वाले कंपाउंड K2HgI4। अब जरा देखो ध्यान से, मरकरी का परमाणु क्रमांक कितना होता है 80 नंबर पर आता है, आवेश +2 आएगा, 80 - 2 +2 गुणा समन्वय संख्या, 4 आयोडीन है, एक आयोडीन एकल दंतुक होता है तो इसकी समन्वय संख्या हो गई 4, ठीक है। तो यहां पर 78 और 8 36 रेडोन के बराबर आ गया, रेडोन के बराबर आ गया, आया कि नहीं आया, रेडोन के बराबर, ठीक है, ओके जी। H इस संकुल का EN कैलकुलेट करो, इस संकुल का EN करो। K2 कहां गया बेटा, K2 थोड़ी ना मतलब है बेटा, महक देखो बस। हाँ जी, अब यहाँ पे देखो बताओ, प्लेटिनम कितने नंबर पे आता है 78 नंबर पे, कितने नंबर पे 78 नंबर पे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, मैंने लिखवा दिया 78। आवेश ये उदासीन है, एक क्लोरीन पे -1 आवेश, 2 पे -2, उस चक्कर में से +2, ठीक है 78 -2। हाँ जी, समन्वय संख्या कितनी है, समन्वय संख्या कितनी है बेटा 2 तो ये 2 ये, टोटल समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 4, समन्वय संख्या 4 है तो 2 गुणा 4। हाँ जी, सोल्व करके बताओ कितना आएगा, 76 और 8 कितना होता है 84। हाँ जी ठीक है, ओके होमवर्क, अब होमवर्क ठीक है। हाँ जी, CO2 CO होल 8, Fe2 CO होल 9 एवं Mn2 CO होल 10 में केंद्रीय परमाणुओं का EN होगा, ठीक है। चेक करना, बढ़िया से ट्राई करना, ओके। तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, ये होमवर्क है। CO2 CO होल 8, Fe2 CO होल 9, Mn2 CO होल 10, ये द्विलक है सारी की सारी, ठीक है, ओके। तो आप सभी का बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बढ़िया से अच्छे से सुना करो, स्पैमिंग मत किया करो, जितना बेटा तुम परेशान करोगे ना लास्ट में उतने परेशान तुम होने वाले हो, टिट फॉर टेट जैसे को तैसा। अभी यहां पर आप टाइम आपका आके खराब करते हो, बाद में आपको लगेगा यार हमने बहुत सारा टाइम खराब कर दिया, अब तो एग्जाम नजदीक है, तो फिर उस टाइम पर आप ना परेशान हो जाओगे। तो अभी आप समय की वैल्यू को समझे, क्योंकि लास्ट में आकर के फिर समय आपको बताया कि मेरी वैल्यू क्या थी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ओके। तो बढ़िया से आओ, बढ़िया से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मौज मस्ती काटो, बढ़िया से पढ़ाई करो, बाकी चीजें मत करो, ठीक है, ओके। बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।